हेलो फ्रेंड्स, आज फिर स्वागत है आईजी टॉपिक क्लास में। आज हम करेंगे क्लास 10th के हिंदी का जो आपका कल पेपर होने वाला है 3 अक्टूबर को। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों से बाहर आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं और आपके इस बार भी आएंगे। ठीक है, 3 अक्टूबर के पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होकर आते हैं। तो एंड तक देखना वीडियो को। अगर आपने एंड तक देख लिया, आपको सारी क्वेश्चन समझ आ जाएंगे और अच्छे से कराओगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब रखना और बेल को प्रेस रखना, क्योंकि 10th के बाद जाके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद पूरी तैयारी करवाई जाएगी फाइनल बोर्ड की। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस रखें। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और शेयर जरूर करना ताकि आपके फ्रेंड भी देख पाए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ताकि वो भी याद कर पाए। तो शेयर जरूर करना और वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पे आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका पहला चैप्टर है सूरदास वाला। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, पहला ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गोप्य द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। यहाँ पे देखते इसका आंसर क्या बनेगा। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन है। वह श्री कृष्ण के सान्निध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह श्री कृष्ण में हो जाता है। वह प्रेम के सुख अनुभव से पूर्णतः अपरिचित। ये कहा गया है उद्धव के दवा है, उद्धव के लिए गोपियों दवा है। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है, रिपीट होकर बोर्ड में भी आया है। यहाँ पे देख सकते हैं उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, 100% चांस है पूरे पूरे, तो ये कर जाना। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है, तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। नदी में जल में रहते हुए जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सान्निध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। ठीक है, दूसरा, उद्धव जल के मध्य रखे तेल के मटके की भांति है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिकी नहीं पाती। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षित तथा प्रेम बंधन से सर्वाधिक मुक्त है। उद्धव ने गोपियों को जो यज्ञ का उपदेश दिया था, उनके बारे में उनका यह कहना है कि यह यज्ञ कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इन्हें निगल नहीं जा सकता, ये अत्यधिक अरुचिकर है। तो यह उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है गोपियों ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं। अब अगला दिखाते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है ये रहा, कृष्ण के प्रति अपने अनंत प्रेम को गोपियों ने किन प्रकार अभिव्यक्त किया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 100% आ सकते हैं। तो यहाँ पे दे सकते हैं, गोपियाँ रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती थी। श्री कृष्ण के प्रति उनके अनंत प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया। उन्होंने स्वयं को चींटी और श्री कृष्ण को गुड़ से किया। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति है जिस पर चींटियाँ चिपकी रहती है। हालांकि एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, वह उन्हें किसी भी दिशा में नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियों ने मन वचन और कर्म श्री कृष्ण के प्रति रूपी लकड़ी के दृश्य पकड़ रखा है। तो ये सब कहा गया है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा ये रहा, गोपियों ने, ये 50-50 चांस है, फिर भी कर जाना। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लेने देने की बात की गई है। तो उद्धव अपने योग के संदर्भ में मन की एकाग्रता का उपदेश देता है। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हें लोगों को देनी चाहिए जिनका इंद्रिय व मन उनके बस में नहीं हो, जिनका मन चंचल हो, इधर उधर भटक रहा हो। गोपियों को योग अवश्य नहीं है, क्योंकि गोपियाँ अपने मन व इंद्र से कृष्ण के प्रति एकीकृत है। इसमें बताया श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। ठीक है, ये सब। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये रहा। वैसे तो आएगा नहीं, फिर भी एक बार पढ़ लो। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है प्रजा के अन्याय से बचाना, राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित करना, ये होता है। ठीक है, बाकी इसमें क्वेश्चन में कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे दे सकते हो। इसमें अगला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दे सकते हैं, अब आपको दिखा देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सारी याद करते चलना। ठीक है, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है, तो इस चैप्टर में बस इतने ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इतने ही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले चैप्टर के। अब अगले चैप्टर के देखते हैं।
बचपन में न जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े, किंतु किसी ने कभी क्रोधित नहीं किया। इस धनुष में आपका विशेष लगाव क्यों है? आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं ऐसे जैसे इसमें लिखा है। हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की बात ही लगा। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उसे छुआ ही धनुष स्वयं टूट गया। तो ये सब कहा गया, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो आपका बनता है, वैसे तो ये बनता नहीं है इम्पोर्टेंट, फिर भी आप देख लो। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उस पर शब्दों में संवाद शैली में लिखे। ये आएगा नहीं, फिर भी एक बार पढ़ लो। मैं बताता हूँ। लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़े, परंतु अभी कभी क्रोधित नहीं किया। इस धनुष में आपका विशेष लगाव क्यों है? परशुराम, अरे राजपुत्र, तुम काल के वंश में आकर ऐसा बोल रहे हो तो क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? यह शिव का धनुष है। चुप हो जा और मेरे इस फर्श को भली भांति देख ले। मेरे इस फर्श के भयानक गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट कर देती है। ये सब है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में कौन सा ये रहा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई? ये भी 100% आ सकता है। तो इसमें क्या है, कौन कौन सी विशेषता बताई लक्ष्मण ने? तो उसने बताई सूरवीर, युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते ही अपने सूरवीरता का परिचय देते हैं। यानी कहा गया है कि ये सूरवीर है वो वीरता का प्रदर्शन युद्ध में देती है। और यहाँ पे क्या है, वीरता का व्रत धारण करने वाला वीर पुरुष धैर्यवान और शोभ रहित होता है। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करता। वीर पुरुष कभी के विरुद्ध गलत शब्द का प्रयोग नहीं करता। वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण व गाय, दुर्बल व्यक्ति पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करता, ठीक है। यही है अब, ठीक है। और इस चैप्टर से इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें आगे एक बार देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट बनते हैं वैसे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चैप्टर से बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी ये देख लो एक बार, बालकुल बोली बधो नहीं तोड़ी, ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलिस सम बच्चनु तुम्हारा, ये कौन सा अलंकार है? अनुपास भी हो सकता है, उपमा भी, ठीक है। ये है, ठीक है। उसके बाद बस इस चैप्टर से इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी हाँ, बस इस चैप्टर से इतना इंपॉर्टेंट। अब अगला देखते हैं। अगला ये जयशंकर प्रसाद, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे पहला ये, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता था? कवि आत्मकथा से बचना इसलिए चाहता था लिखने से कि आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन को दुर्बलता कमियों का उल्लेख करना पड़ता है, इसमें अपनी कमियाँ बतानी पड़ती है। अपनी सरल के कारण कवि ने कई बार धोखा खाया है, इसी वजह से अपने व्यक्तिगत जीवन को हास का कारण नहीं बनाना चाहता। जीवन बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई, उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाते, इसलिए अपने आत्मकथा नहीं लिखना चाहता था, ठीक है। अब ये आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कभी ऐसा क्यों कहते हैं? ये 100% आ सकता है, सुन लो। ये वाला क्वेश्चन दूसरा। उसके बाद इसमें क्यों कहा कि अभी समय भी नहीं है? तो इसमें इसलिए कहा कि कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा था, मुश्किल से कवि को अपने पुराने वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखने पर कवि उन मन में दबी असफलताओं को याद करके पुनः दुखी नहीं होना चाहता। कवि को ऐसा लगा कि उसे अभी ऐसा कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली जिससे वह लोगों के सामने प्रेरणा रूपक रख सके, ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्मृति को पर्थ बनाने के कवि का क्या आशय? ये आपका वैसे तो आएगा नहीं, पर 50-50 चांस है, एक बार देख लो। स्मृति को पार्थ्य बनाने के कवि का क्या आशय है? तो पार्थ्य अर्थ रास्ते का भोजन या सहारा। पार्थ्य यात्री में यात्रियों को सहारा देता है। सुखद समृद्धि को पाठ्य बनाने से कवि का आशय समृद्धि के सारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। कवि का मन मस्तिष्क या केवल उसी मधुर समृद्धि है, इनकी समृद्धि में केवल अपने जीने का सहारा बनना चाहता है। ये इम्पोर्टेंट है बस। उसके बाद देख सकते हैं इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट कौन सा बनता है, ये रहा। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रात की, इस कथन के मध्य कवि क्या कहना चाहते हैं? ये आ सकता है 50-50 चांसेस के भी, तो इसमें सुन लो आंसर क्या होगा। कवि ये कहना चाहता है कि अपने प्रेयसी के साथ चांदनी रात में बिताई गई वे सुखद क्षण किसी उज्ज्वल ग्रंथ की तरह ही पवित्र है, जो कवि के लिए अपने अंधकार जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया। ऐसी समृद्धि को वह सबसे सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता, अतः वह अपने जीवन की व्यक्ति मधुर समृद्धि को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। ये सब कहा गया है, ठीक है। उसके बाद है आत्मकथा कवि की काव्य भाषा की विशेषता। आपको विशेषता पूछे तो ये सब लिखाना है, ठीक है। क्या है विशेषता में कि प्रस्तुत कवि मैंने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है और इन्होंने अपने सजीव लाने वाली कवि ललित सुंदरता बिंदुओं पर प्रयोग किया है और कवि ने नवीन शब्दों का भी प्रयोग किया। ये सब आप लिख सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा बनता है, उसमें है रूप में व्यक्त किया। उसके बाद इस चैप्टर से बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर एक बार देख लेते हैं अगले से कौन सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है सेनानी वाला, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दूँ 100% ये आ सकता है। सेनानी न तो होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ये आंसर भी बनता है इसका कि चश्मे वाला कभी सेना में नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। नेता की मूर्ति पर चश्मा लग गया कर मूर्तिकार की गलती को छिपाता है ताकि नेताजी के सम्मान में कोई कमी ना हो। इसी भाव को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे, क्योंकि चश्मे वाला था उसके अंदर देशभक्ति की भरी हुई थी। देशभक्ति उसके हृदय में वीर जवानों के प्रति बहुत सम्मान था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि नेताजी का सम्मान है वो कम हो, इसलिए वो चश्मा बार बार बदल दिया करता था। ये इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद ये 50-50 चांसेस के ये हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए कहा गया क्योंकि उसे मर जाने के बाद अब कोई इसमें जिम्मेदार यहाँ पे दे सकते हैं। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका बनेगा हवलदार साहब इसलिए मायूस हो गए, कैप्टन अब मर चुका है। उसके सम्मान को कोई देश प्रेमी नहीं था जिसके नेताजी जैसे देशभक्त के लिए सम्मान का भाव था। यानी कैप्टन की इतना भाव नहीं था जितना देशभक्ति के सम्मान की भावना था। तो ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा बनता है, उसके बाद ये हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोक दिया। इसमें भावुक क्यों हो उठे? तो इसका आंसर है उचित साधन न होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया। यह बात उनके मन में आशा जगाती है कि आज भी देश में देशभक्ति जीवित है। भले ही बड़े लोगों के मन में देशभक्ति का भाव और परंतु वही देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए थे। ये है, बस इस चैप्टर से इतना ही है। बाकी ये ला कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी में आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बस इस चैप्टर से इतना ही है, बस इस चैप्टर से इतना ही है। अगला हम देखते हैं अगले चैप्टर से कौन सा बनता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगले चैप्टर से वो देख लेते हैं। ये अगला है, इसमें आपका बनेगा कि इम्पोर्टेंट ये रहा, खेती बाड़ी से जुड़ी गृह बाल गोविंद भगत अपनी किन चित्र विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। वे शरीर को नश्वर तथा आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार नहीं करते, किसी से भी सीधे बात करने में संकोच नहीं करते थे, किसी से भी झगड़ा नहीं करते थे। ये सब इनके व्यवहार की विशेषता बताई गई है चित्र की, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका भी आ सकता है 100% कि भगत की पुत्री उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका आंसर है भगत की पुत्री उन्हें अकेला छोड़ना इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि पुत्र की मृत्यु के बाद भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा वही है। पुत्र वधू को इस बात की चिंता थी यदि वह भी चली गई तो भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा, यदि भगत बीमार हो गया तो उनकी सेवा कौन करेगा, उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अब भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की थी। अब ये इसका आंसर सुन लो, इसका आंसर क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 50-50 चांस है। तो बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लेटाया, उन्हें सफ़ेद चादर से ढक दिया। कबीर की भक्ति गीत गाकर वे अपने भावना व्यक्त करते थे। उनके अनुसार अपनी आत्म परमात्मा के पास ऐसे चली गई मानो कोई विरहीन अपने प्रेम से जा मिला। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेशभूषा का ये आपका आ सकता है, 50-50 चांस है, तो ये अपने ये लिखाना, ठीक है, इतना सही। उसके बाद इस चैप्टर से कौन सा है, उसके बाद है देखते हैं उसके बाद इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट कौन कौन से बनते हैं एक बार देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन और होगा तो हम दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट आपके इतने ही बनते हैं, ठीक, इतने ही इस चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब इसके आगे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, अब 2 चैप्टर हो रहेगी, वो देख लो 2-3। उसके बाद ये आपका यस पल वाला, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट बनता है, ये पहला ही। लेखक के नवाब साहब की किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे अपने बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे। तो यहाँ पे ये होगा, लेखक की अचानक ट्रेन के डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों तथा मुँह पर उनके एकांतिक चित्रण में खलल पड़ जाने की चिन्ह और उससे दिखाई दिया। तो ये पर आंसर लिखाना, ठीक है। उसके बाद ये खीरे वाला ये आ सकता है क्योंकि खीरे वाला हर बार पूछा जाता है, तो ये खीरे वाले में लिखाना है कि नवाब साहब दोबारा दिए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेकर उन्होंने अस्वीकार कर दिया। खीरा खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्रियों के सामने की जूठ साग
बनाए रखने की उलझन ने नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची, परंतु उन्हें तुरंत दिखाने के इरादे से नवाब साहब ने खीरा सूंघकर फेंक दिया था। ये आंसर होगा। ये उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट कोर्स है, उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट हम आपको दिखाते हैं, बस इतने इसमें इम्पोर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। खीरा क्यों फेंक दिया था, ये भी बन सकता है। तो खीरा इसलिए फेंक दिया था कि वो अपना दिखाना चाहते थे अपना राजशाही कैसा होता है, खीरा नहीं खाते, ये सब होता है बस, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है इससे। उसके बाद ये माता का आंचल, इससे आपके 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें देख लो कौन कौन से 4 नंबर के बन सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं याला अपने विचार से, ये अपना दे सकते हैं दूसरा, अपने विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गए। तो इसका आंसर होगा भोलेनाथ भी बचपन में स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेते थे। अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की कीड़ा करना अच्छा लगता था, कीड़ा करना। वह अपने हर खेल का हुड़दंग के साथी है। वह अपने मित्र को मजाक करते देखते वह शाम को रोक नहीं पाते थे। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट बनेगा। तो इसमें आपका वही है, हम दिखा देते हैं। ये रहा, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ, उसके अपने शब्दों में लिखे। तो यह माता के आंचल के पाठ के हिसाब से लिखना है। तो आंसर होगा माता का आंचल में माता पिता वात्सल्य का बहुत रस और सामयिक वर्णन किया है। इस लेखक में अपने शैशव काल का वर्णन किया गया है। यहाँ पे भोलेनाथ के पिता के दिन का आरंभ भी भोलेनाथ के साथ शुरू होता था। उनके नहलाकर पूजा पाठ करके उनके अपने साथ घुमाने ले जाना, उनके साथ खेलना, वह उनकी वात्सल्य क्रीड़ा में प्रसन्न होना, ये सब है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं शीर्षक क्यों हुआ था, ये भी शीर्षक वाला आ सकता है। तो अपनी शीर्षक में लिखाना, ठीक है। अब ये बच्चे अपने माता पिता के प्रेम कैसे भी व्यक्त करते हैं। तो ये आंसर है माता पिता की गोद में बैठकर के साथ नाना पर के खेल खेल कर, ये सभी अपना बना के लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट कौन सा बनता है, बस इस चैप्टर से इतना ही है। बाकी एक बार फिर देख लेते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बन सकता है पाठ में आए प्रसंगों के अपने दिल छू लिया। बताइए कौन कौन सी बातें थी जिन्होंने दिल छू लिया था आपका। बस इस चैप्टर से इतना ही है, ठीक है। अगला चैप्टर एक और देख लेते हैं, आखिरी चैप्टर। उसके बाद है साना साना हाथ जोड़िए, यह आखिरी चैप्टर है, इसमें देख ले। तो इसमें कौन सा बनता है, ये रहा याला। गंगटोक को महल का बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। गंगटोक को सुंदर बनाने के लिए वहाँ के निवासियों ने विपरीत परिस्थिति में अत्यधिक श्रम किया। पहाड़ी क्षेत्रों के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ा। पहाड़ों पर बैठकर और पत्थर तोड़ती थी, उनके हाथों में हथौड़ी होती थी। ये सब इसका आंसर है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। और यह कभी श्वेत तो कभी रंगीन पटाखाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर प्रतीत करता है। तो यह सफ़ेद बौद्ध पटाखा शांति व अहिंसा का प्रतीक है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। बुद्धि की मृत्यु होती है तो अपनी उसी आत्मा की शांति के लिए 108 सफ़ेद पटाखे फहराते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपके आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट कौन से बनते हैं। उसके बाद इस चैप्टर से आपके इतने ही इम्पोर्टेंट बनते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के बाद पढ़ जाना, बस इस चैप्टर से बाकी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इतने ही आपके चैप्टर में थे। बाकी कोई डाउट हो कमेंट में लिखिए। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कटाओ पर किन दुकानों का न होकर उनके लिए वरदान है। इसमें ये आपका आ सकता है। तो 50-50 चांस से ये कर जाना, ठीक है। 14 क्वेश्चन, बस इस चैप्टर से इतना ही है। बाकी आपका कुछ आएगा नहीं, बाकी आए तो बना देना, बाकी इतना ही है, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो कमेंट में लिखिए। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ये पढ़ जाना, वही बात चैप्टर पढ़ जाना, ये सारी याद कर जाना, चैप्टर पढ़ जाना, आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी कोई डाउट हो कमेंट में लिखे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करना क्योंकि वे भी जान पाए उनके कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी आ सकते हैं, ठीक है। शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।